वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन किया था। तो उसी में से एक उसका सब टॉपिक है दैट इज़ मटेरियल हैंडलिंग। तो उसको अभी कंटिन्यू करते हैं हम इस लेक्चर में। तो बेसिकली मटेरियल हैंडलिंग में जो है हम इस चीज़ के बारे में ध्यान देते हैं कि उसकी हैंडलिंग जो है वो किस तरह से की जाए, मीन्स उसका रख रखाव कैसा हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस जो हैं वो देखने पड़ेंगे। तो इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो इट इन्वॉल्व्स पाइलिंग, लोडिंग। पाइलिंग मीन्स उसको एक के ऊपर दूसरे के ऊपर तीसरा जो है किस तरीके से हम उसको रखेंगे इन द रैक्स और विदाउट रैक्स। अगर रैक में रखना है तो कौन से वाले रैक में, ऊपर या नीचे, कहाँ पर रखना है। देन लोडिंग, अगर हम उसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं तो लोडिंग और अनलोडिंग जो है वो ज़रूरी है। और देन ट्रांसपोर्टिंग द पार्ट्स और रॉ मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो मटेरियल हैंडलिंग जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट द रॉ मटेरियल एंटर्स द फैक्ट्री गेट। तो जब रॉ मटेरियल हमारी फैक्ट्री के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाता है, वहाँ से मटेरियल हैंडलिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। जब अभी पिछले वाले पॉइंट में देखिए, अनलोडिंग जब हुआ मटेरियल, क्योंकि रॉ मटेरियल जहाँ से आया होगा वहाँ पर लोड हुआ होगा। तो जहाँ से अब हमने फैक्ट्री में एंटर करते समय अनलोडिंग हुई तो वहाँ से मटेरियल हैंडलिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड इट गोज़ आउट ऑफ द फैक्ट्री इन द फॉर्म ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो जब तक कि हमारा प्रोडक्ट बन के रेडी ना हो जाए, फिनिश प्रोडक्ट जो है रेडी ना हो जाए और उसको हम मार्केट तक पहुँचा ना दें, तो वहाँ तक जो है हमारा मटेरियल हैंडलिंग जो है वो चलता रहेगा। नाउ विल डिस्कस स्टेप्स फॉर रिड्यूसिंग द मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। मटेरियल हैंडलिंग में जो हमारा कॉस्ट इन्वेस्ट हो रहा है, लग रहा है, उसको किस तरह से रिड्यूस करें। यहाँ पर कुछ 3-4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं जो कि हम डे टू डे ऑपरेशनल डिसीजंस से उसको रिड्यूस करते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट देखें तो लेआउट किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर हो रही है उस यूनिट में, उसका लेआउट अगर हम इस तरह से प्लान करें कि आपकी मटेरियल हैंडलिंग जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिड्यूस हो जाएं। लेट्स से कि अगर कहीं पर वो मैन्युफैक्चर हो रहा है पार्ट और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, मीन्स प्रोसेस में, जैसे आपने ट्रेनिंग जब की होगी तो वहाँ पर भी देखा होगा कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म में जो है वो पूरा प्रोडक्शन लाइन जो है चलती है। तो उस लाइन में इस लेआउट का बहुत ध्यान रखा जाता है कि एक स्टेप के बाद जो दूसरा स्टेप है उसके बीच में ज़्यादा डिस्टेंस ना हो, क्योंकि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होगा, हैंडलिंग जो है वो ज़्यादा होगी, तो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो लेआउट इस तरह से हो कि एक से दूसरे डिपार्टमेंट तक जाना होता है जब मटेरियल को, रॉ मटेरियल से जब तक सेमी फिनिश्ड मटेरियल तक पहुँचते पहुँचते देन फिनिश प्रोडक्ट, तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको हम रिड्यूस कर दें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि लेआउट इंजीनियर जो है, इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स हैं, मटेरियल हैंडलिंग इंजीनियर्स हैं, तो वो सब मिलकर काम करें कि आपका लेआउट इस तरह से हो जिससे कि आपकी मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट जो है इफेक्टिवली रिड्यूस हो सके। देन कम्स टू यूज़ ऑफ ग्रेविटी। यूज़ ऑफ ग्रेविटी में भी आप जो है ग्रेविटी को यूज़ करके मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। वो इस तरह से कि जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, वर्क ऑफ पैकेजिंग कैन बी डन एट सर्टेन हाइट। तो जहाँ पर पैकेजिंग हो रहा है, क्योंकि मटेरियल जो हम ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो वहाँ पर पैकेजिंग होगी और पैकेज जो है एक अगर पर्टिकुलर हाइट पर किया जाए तो उसको विद द हेल्प ऑफ बेल्ट्स या कन्वेयर बेल्ट्स या जो वैगन्स हैं जहाँ पर ट्रक जहाँ पर लगे हुए हैं, वहाँ से अगर हाइट से उसको वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करना है तो विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी जो है उसको हम किसी इंक्लाइंड स्लोप से वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। देन यूज़ ऑफ डिवाइसेस। मैनुअली हैंडलिंग करना जो है उसमें आपका मटेरियल के ख़राब होने का और टूटने फूटने का जो है वो डर रहता है। तो आप जो है किसी अगर मैकेनिकल डिवाइस का यूज़ करें टू हैंडल द मटेरियल, रॉ मटेरियल और द प्रोडक्ट्स, तो उस कंडीशन में आप जो है वो सेफली उस मटेरियल को मूव कर सकते हैं। देन इज़ प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मटेरियल हैंडलिंग ऑपरेशंस को गाइड करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए हमारे इंडस्ट्रीज़ में ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर्स या कोई और आदमी भी हो सकता है जो कि इसी चीज़ को जो है फोकस करेगा कि आपका मटेरियल जो है दैट इज़ प्रॉपरली हैंडल्ड।
तो अगर मटेरियल मैनेजर है तो वो प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर काम करवाएगा तो वी कैन इफेक्टिवली रिड्यूस द मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। अब बात करते हैं इन्वेंट्री बिल्डअप की। बिल्डअप मीन्स बढ़ते जाना। इन्वेंट्री बढ़ती जाएगी तो उसका कल जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इन्वेंट्री जो है ना तो बहुत कम हो जाए जिसकी वजह से प्रोडक्शन हॉल्ट हो सकता है, और ना ही इन्वेंट्री इतनी ज़्यादा हो जाए कि उसकी हैंडलिंग कॉस्ट इम्प्रूव ज़्यादा हो जाए, या उसके रख रखाव के लिए उसका जो रेंट है, जो आपके जो वेयर हाउसेज हैं और इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो उतना ज़्यादा भी इन्वेंट्री ना हो। तो ये जो है ये थोड़ा इकोनॉमिक ऑर्डर होना चाहिए, जो कि ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो। ये अभी सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में हम इसको डिस्कशन भी करेंगे इंडिविजुअली। तो अभी जो है फोकस हम करेंगे इन्वेंट्री बिल्डअप होती क्यों है, रीजंस क्या हैं। तो यहाँ पर 2 रीजंस डिस्कस किए गए हैं कि इन्वेंट्री धीरे धीरे बढ़ती क्यों जा रही है। फर्स्ट रीज़न इज़ कि आइटम्स गेट ऑर्डर्ड इन एक्सेस ऑफ द रिक्वायरमेंट। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि आप जैसे हमारे घरों के ऊपर वाटर टैंक्स होते हैं, आप मोटर यूज़ करके या पंप यूज़ करके उसमें फिलिंग तो कर रहे हैं, लेकिन उस स्पीड से फिलिंग, जिस स्पीड से फिलिंग हो रही है उस स्पीड से आप उसको यूज़ नहीं कर रहे। इसी तरह से जब मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म्स में आइटम्स जो हैं, रॉ मटेरियल जो है, उसको हम ऑर्डर तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है, वो यूज़ इतना नहीं हो रहा है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो मटेरियल बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा और वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो दैट इज़ फर्स्ट रीज़न कि आपका इन्वेंट्री बिल्डअप हो रहा है इंडस्ट्री में। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज दैट दे डू नॉट गेट यूज्ड एट द सेम रेट एट विच दे आर रिसीव्ड। ये अभी साथ के साथ मैंने इसको भी डिस्कस कर लिया। तो एक तो चीज़ ये है कि हम एक्सेस में ऑर्डर कर रहे हैं, जितनी रिक्वायरमेंट नहीं है उससे ज़्यादा ऑर्डर कर रहे हैं। दूसरा, हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे मैंने वाटर टैंक वाला एग्जांपल दिया कि जितना आप यूज़ कर रहे हैं उससे ज़्यादा जो है आप रिसीव कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी जो है आपका इन्वेंट्री बिल्डअप हो जाएगा। तो अब इन्वेंट्री बिल्डअप को रोका कैसे जाए? व्हाट एक्शंस वी कैन टेक टू अवॉइड द इन्वेंट्री बिल्डअप। यहाँ पे देखिए कुछ एक रीजंस डिस्कस किए गए हैं। फर्स्ट जो है, आप क्या एक्शन ले सकते हैं कि आइटम्स विद नो इशुएंस इन द लास्ट 1 ईयर। ये इशुएंस कहाँ से होगा? हमारे स्टोर्स से होगा। स्टोर्स क्या होते हैं, स्टॉक क्या होता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं इन यूनिट 2 और 3। तो आइटम्स अगर हमारे स्टोर में जो हमने रिसीव किए हुए हैं, स्टोर में पड़ा हुआ है, ताकि डिफरेंट इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स जो हैं जब उन्हें रिक्वायरमेंट होती है तो वो स्टोर से इशू करवा लेते हैं। तो अगर कोई ऐसा आइटम, कोई ऐसा मटेरियल, कोई ऐसी इन्वेंट्री जो है हमारे पास स्टोर में पड़ी हुई है जिसका कोई नो इशुएंस इज़ डन इन द लास्ट 1 ईयर, तो पिछले साल से उसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं आई, तो क्या किया जाए कि उसको आइडेंटिफाई किया जाए विद द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जो प्रोड्यूस कर रहे हैं मटेरियल को उनके साथ मिल के डिस्कस करके आइडेंटिफाई किया जाए कि वो मटेरियल जो हैं जो इशू ही नहीं हुए, उनकी रिक्वायरमेंट इन फ्यूचर है या नहीं है। या फिर अगर उनकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है और ये भी हो सकता है कि उस तरह का जो मटेरियल या वही मटेरियल जो है अभी भी हमारे पास प्रोक्योर्ड है या इन पाइपलाइन इज़ पेंडिंग, तो वो जितने भी पेंडिंग परचेज ऑर्डर्स हैं जो अभी आने वाले हैं, उस वो मटेरियल और आने वाला है, तो उनको जो है हम जो हमारा जो ऑर्डर है उसको कैंसिल कर दिया जाए। तो सबसे पहले एक्शन जो है हम ये ले सकते हैं ताकि और इन्वेंट्री जो बिल्डअप होती जा रही है उसको वहीं पर रोक दिया जाए, सप्लाई कट कर दी जाए उन मटेरियल्स की जो कि यूज़ ही नहीं हो रहे। देन सेकंड पॉइंट इज़ अ लिस्ट ऑफ आइटम्स विच आर इन एक्सेस, जो ज़्यादा हैं, ऑलरेडी क्वांटिटी जितनी रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा है, तो देन देयर सप्लाईज नीड टू बी स्लोड डाउन। हम रोक नहीं सकते मटेरियल को, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमने मटेरियल को रोक दिया और जो सप्लायर है उसने सप्लाई करना बंद कर दिया, प्रोडक्शन में वो यूज़ हो गया और उसके बाद प्रोडक्शन हॉल्ट पे आ जाए। तो लेकिन अगर हमारा कोई ऐसा आइटम है लिस्ट में जो कि बहुत ज़्यादा है, इन एक्सेस है, और सप्लाई जो है उसकी बहुत फास्ट जो है डिलीवरीज होती जा रही हैं, तो उसको अगर हम कंट्रोल करना चाहें तो उसको स्लो डाउन किया जाए। इट मीन्स कि अगर मटेरियल जो है वो यूज़ हो रहा है, लेट्स से कि 10 आइटम्स जो हैं वो डेली यूज़ हो रहे हैं, और आपके पास जो है अभी ऑलरेडी करीब 1000 आइटम्स वो अवेलेबल हैं, और हर वीक जो है वो
50-100 जो आइटम्स हैं वो आते जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो 50 या 100 आइटम हर हफ्ते आ रहे हैं तो उसको जो है स्लो डाउन कर दिया जाए। उसके आइटम जो आप प्रोक्योर कर रहे हैं, जो कि ऑर्डर्स ऑलरेडी डन हैं, उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया जाए, स्लो डाउन कर दिया जाए, ताकि आपका जो इन्वेंटरी यूज़ हो रहा है वो थोड़ा सा मटेरियल जो आपके पास पहले से ऑलरेडी है वो यूज़ हो जाए और इनकमिंग जो है वो रिड्यूस कर सके। देन कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो परचेजिंग वाले जो लोग हैं उनके साथ कस्टमर्स जो आपके सप्लायर्स हैं उनकी डीलिंग हो जाती है कुछ कमीशन बेस्ड पे। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो परचेजिंग यूनिट है, जो डिपार्टमेंट है, उसमें कुछ लोग करप्टेड होते हैं। उस कंडीशन में वो अपना फ़ायदा देखते हुए, ऑर्गेनाइजेशन का जो है फ़ायदा ना देखते हुए सप्लायर से मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा मंगवा लेते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जेब से पैसा नहीं देना। तो व्हाट कैन बी डन कि आप उन सप्लायर्स से डिस्कशन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ रीजंस हैं जो कि उस वक्त हो सकते हैं, आपके सामने क्वेश्चनिंग हो सकती है। आपने मटेरियल को रोका और वो जो करप्टेड पर्सन है ही कैन से दैट वी नीड द मटेरियल एनीवे, कि आज नहीं कोई बात नहीं, कल तो चाहिए होगा, हम मटेरियल मंगवाते रहते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि अभी मटेरियल नहीं चाहिए तो हमें जब चाहिए होगा हम तब मंगवा लें। तो ऐसा नहीं है कि कल चाहिए मटेरियल अभी से मंगवा के रख लेंगे तो आपकी इन्वेंट्री बिल्डअप होने के साथ साथ मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट भी इंक्रीज़ होती जा रही है। तो ये कोई रीज़न नहीं है कि आपको मटेरियल कल चाहिए तो आज भी मंगवा के रख लें। देन व्हाट डिफरेंस डज इट मेक इफ़ वी हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा स्टॉक। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम ज़्यादा थोड़ा सा एक्स्ट्रा मंगवा लें, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हैंडलिंग कॉस्ट आपकी ज़्यादा हो जाएगी। देन उसके बाद रख रखाव के लिए जो वेयर हाउसिंग जो है वो कॉस्ट इम्प्रूव हो जाएगी। तो इट मेक्स अ डिफरेंस। देन लेट अस नॉट हरास द पुअर सप्लायर। हमें उसको हरास नहीं करना है और हम मटेरियल जो है उसको परचेज़ कर लेते हैं, उसका भी भला हो जाएगा। इस तरह के जो है दलीलें देते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है। और कई बार जो है ये सब पैंतरे जब नहीं चलते हैं, देन ही कैन से कि इफ़ वी रिटर्न द मटेरियल टुडे, आज हमने मटेरियल वापस कर दिया, कल जब हमें ज़रूरत होगी उस टाइम पे वो मटेरियल नहीं देगा। ओके, इस कंडीशन में वी हैव नॉट अ सिंगल सप्लायर, वी हैव मल्टीपल सप्लायर्स इन द इंडस्ट्री। इन केस अगर ऐसा होता है तो हमारे पास और भी सप्लायर्स हैं जो कि इन दैट कंडीशन सप्लाई द मटेरियल टू अस। तो इन किसी भी रीज़न से आप अपनी इन्वेंट्री बिल्डअप नहीं करेंगे, क्योंकि उससे आपकी मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है। तो दीज आर सम ऑफ द एक्शन दैट यू कैन प्लान टू अवॉइड द इन्वेंट्री बिल्डअप। अब बात करते हैं क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स की। क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स में हमारे पास 5 ऐसे क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हम इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए एज अ टूल यूज़ करते हैं। These 5 quantity standards are the maximum quantity, number 2 minimum quantity, standard order, then ordering point, and in the last lead time or the procurement time. अब एक एक करके इन पांचों क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इन द फ्यूचर जो है आपको जो भी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में जो आगे अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए ये टॉपिक जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो लेट अस डिस्कस द 5 क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स वन बाय वन। सबसे पहला है मैक्सिमम क्वांटिटी। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैक्सिमम क्वांटिटी किसी एक मटेरियल की जो है दैट इज़ अ अपर लिमिट ऑफ द इन्वेंट्री, और ये मैक्सिमम वो क्वांटिटी है जिससे ज़्यादा जो है हम मटेरियल नहीं ले सकते। दिस इज़ द मैक्सिमम लिमिट, अपर लिमिट ऑफ द इन्वेंट्री। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, वट एवर यू कैन थिंक, उसमें जो फ्यूल टैंक है जिसमें आप फ्यूल जो है डलवाते हैं, पेट्रोल, डीजल, वट एवर, उस टैंक की एक अपर लिमिट है जिससे ज़्यादा जो है उसमें आप फ्यूल नहीं डलवा सकते। तो दैट इज़ द मैक्सिमम क्वांटिटी, 10 लीटर्स, 50 लीटर्स, 35 लीटर्स, वट एवर। तो दैट इज़ द मैक्सिमम क्वांटिटी। उससे ज़्यादा की इन्वेंट्री आप उसमें नहीं फिल करवा सकते। दैट इज़ द मैक्सिमम क्वांटिटी। देन कम्स द मिनिमम क्वांटिटी। मिनिमम क्वांटिटी का मतलब ये नहीं है कि एक बूंद पेट्रोल,
मिनिमम क्वांटिटी का मतलब ये है, इट इज़ दैट लोअर लिमिट ऑफ द इन्वेंट्री जिससे कि आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी रिजर्व रहे इन द केस ऑफ इमरजेंसी, जैसे कि हम रिजर्व की बात करते हैं। स्कूटर, मोटरसाइकिल, इन सब में रिजर्व वाला जो है ऑप्शन होता है। तो इन केस अगर आपका स्कूटर, मोटरसाइकिल जब आप चला रहे हैं वो पेट्रोल की क्वांटिटी कम हो जाती है, उस कंडीशन में पेट्रोल जब रुक जाता है तो आप रिज़र्व लगा लेते हैं। रिज़र्व का मतलब क्या है? दिस इज़ द मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो कि इमरजेंसी के टाइम पे आपका काम आ सकता है। तो वो रिज़र्व जो क्वांटिटी है दैट इज़ योर मिनिमम क्वांटिटी, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई पेट्रोल पंप आपको दिखाई दे तो वहाँ पर आप अपनी रीफ्यूलिंग करवा सकें। इन द केस ऑफ इमरजेंसी वो जो आपका रिज़र्व स्टॉक है उसको आप यूज़ करते हुए अपना काम चला सकते हैं। तो सिमिलरली जब कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म में कोई मिनिमम क्वांटिटी कि अब आपके सिर्फ 100 आर्टिकल्स बचे हैं और अब 10 दिन बाद जो है अगर ये मटेरियल, ये आइटम हमारे पास नहीं होगा तो प्रोडक्शन जो है वो हॉल्ट पे आ जाएगा, इसके बाद प्रोडक्शन नहीं होगा। तो दैट क्वांटिटी, दैट मार्जिन ऑफ सेफ्टी कि अब आपके पास 100 क्वांटिटीज़, 100 आर्टिकल्स आर रिजर्व, अब आपको जो है ऑर्डर कर लेना चाहिए, अदरवाइज प्रोडक्शन विल बी हैम्पर्ड। तो दैट इज़ द योर मिनिमम क्वांटिटी, जैसे मैंने आपको रिजर्व स्टॉक वाला एग्जांपल दिया। देन थर्ड पॉइंट इज़ द स्टैंडर्ड ऑर्डर। स्टैंडर्ड ऑर्डर जो है इट इज़ दैट क्वांटिटी जो कि किसी भी टाइम पे जब हम परचेज़ करते हैं उतनी ही क्वांटिटी जो है हम परचेज़ करते हैं, और जब दोबारा रिपीट ऑर्डर करेंगे, रिपीटिशन, क्योंकि बार बार हम ये ऑर्डर करते हैं, ऐसा नहीं है कि अगले 10 साल का ऑर्डर खरीद के रख लिया और काम चलता रहेगा, नहीं, वी हैव टू रिपीट द ऑर्डर्स। तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जब हम रिपीट करते हैं ऑर्डर, तो एक स्टैंडर्ड ऑर्डर जो है वो हम फाइनलाइज कर लेते हैं और उसी को जो है हम रिवाइज करते हैं। अब यही स्कूटर वाला एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, तो किसी जो इंसान की एक आदत बन जाती है, हैबिट बन जाती है कि जब भी वो पेट्रोल भरवाने जाएगा वो 150 रुपये का पेट्रोल डलवाएगा, आदत में है। तो दैट इज़ हिज स्टैंडर्ड ऑर्डर कि चलिए ठीक है, अब रिज़र्व लग गया, कोई बात नहीं, अब जब नेक्स्ट टाइम वो पेट्रोल पंप पे जाएगा वो 150 रुपये का पेट्रोल डलवा लेगा। अगेन व्हेन इट हैपन्स, दोबारा से जाएगा और 150 रुपये का ही पेट्रोल डलवाएगा। मे बी कभी कभी ऊपर नीचे हो सकता है, बट दैट इज़ हिज स्टैंडर्ड ऑर्डर कि दिस इज़ द लेवल कि जब भी वो जाएगा तो सेम ऑर्डर जो है वो प्लेस करेगा। तो दिस इज़ द स्टैंडर्ड ऑर्डर। तो मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म में किसी भी जब हम किसी आर्टिकल के लिए ऑर्डर करते हैं तो दैट रिमेन्स द स्टैंडर्ड ऑर्डर जो कि हम हर बार रिपीट करते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से आजकल जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं या रिचार्ज करते हैं DTH सर्विसेज में या फिर मोबाइल का जो रिचार्ज करते हैं, तो उस कंडीशन में जब आप का रिचार्ज ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली एक टैब बना हुआ आता है, रिपीट द ऑर्डर। रिपीट द ऑर्डर मीन्स जो आपने पहले किया था वही ऑर्डर दोबारा से आप प्लेस कर सकते हैं विद द सेम अमाउंट, विद द सेम चार्जेस। तो दिस इज़ योर स्टैंडर्ड ऑर्डर। देन नंबर 4 इज़ द ऑर्डरिंग पॉइंट। ऑर्डरिंग पॉइंट एक वो पॉइंट है कि जब आपका मटेरियल टाइम के साथ साथ यूज़ होना शुरू हो गया, जैसे पेट्रोल की हम बात कर रहे हैं, वो टाइम के साथ साथ यूज़ होना शुरू हो गया। हर व्हीकल में एक इंडिकेटर होता है कि आपका जो पेट्रोल है वो ख़त्म होने वाला है। अब जब वो इंडिकेशन जो है वो ब्लिंक करने लग जाता है या कलर कोडिंग भी होती है हर व्हीकल में, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि अब जो है वो ऑर्डरिंग पॉइंट आ चुका है ना। वो एक इंडिकेशन होता है आपके लिए कि अब आपको ऑर्डर प्लेस कर देना है, अब आपको रीफ्यूलिंग करवा लेनी है। क्योंकि अगर अभी हमने जो है रीफ्यूलिंग नहीं करवाई तो हो सकता है कि हमें बाद में धक्का लगाना पड़े। तो इसी तरह से किसी भी प्रोडक्शन फॉर्म में अगर हम उस इंडिकेशन पर हम अपना ऑर्डर नहीं करेंगे तो इन्वेंट्री जो है वो हो सकता है ख़त्म हो जाए और रिज़र्व स्टॉक जो है वो भी ख़त्म हो जाए, कंज्यूम हो जाए, उससे पहले कि नया मटेरियल आए। तो उससे पहले जो है, क्योंकि मटेरियल ऐसा नहीं है कि आज कहेंगे तो कल आ जाएगा, हो सकता है हम आगरा में बैठकर जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और मटेरियल जो है वो बेंगलोर से आ रहा है। किसी भी रीज़न से हो सकता है कि वो मटेरियल ना आ पाए। रीज़न हो सकता है कि रास्ते में जाम लग जाए, हो सकता है कि आपका जो जिस व्हीकल में आ रहा है उसका एक्सीडेंट हो जाए, या मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट हो सकता है। किसी भी रीज़न से अगर वो लेट हो जाए तो आपका जो है आपका पूरा प्रोडक्शन जो है वो इफ़ेक्ट होगा।
तो इसलिए ऑर्डरिंग पॉइंट जो है वो मेंटेन किया हुआ है। जैसे ही ऑर्डरिंग पॉइंट आता है तो उस कंडीशन में आपको मटेरियल को ऑर्डर करना ज़रूरी है। देन द लास्ट क्वांटिटी स्टैंडर्ड इज़ द लीड टाइम। लीड टाइम वो टाइम है कि जब आपने ऑर्डरिंग कर दी है, आज जैसे 19 तारीख है, तो आज अगर आपने ऑर्डर किया है तो जब तक आपने ऑर्डर करने के बाद जब तक मटेरियल आप तक नहीं आ जाता, तो बीच का जो टाइम इंटरवल है दैट इज़ योर लीड टाइम, या इसको प्रोक्योरमेंट टाइम भी बोल सकते हैं। तो अलग अलग वर्ड्स जो हैं इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। तो लीड टाइम इज़ द रीऑर्डर्ड पॉइंट टू द मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल मीन्स जब रिजर्व आना शुरू हो गया, जब एमरजेंसी सिचुएशन आ चुकी है, तो बीच का जो टाइम है दैट इज़ योर लीड टाइम। अदरवाइज प्रोक्योरमेंट टाइम वी कैन से कि जब वो मटेरियल आप तक अराइव नहीं हो जाता तब तक का बीच का टाइम। अब इन पांचों क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स को हम ग्राफ पे समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए एक ग्राफ है क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स का। अगर ये क्वेश्चन आता है सीटीज़ में तो आप जो है इन ग्राफ्स की हेल्प से और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर टाइम प्लॉट है और वाई एक्सिस पर क्वांटिटी। तो क्वांटिटी और टाइम में अगर रिलेशन देखें तो जैसे जैसे मटेरियल आप टाइम के साथ साथ यूज़ करते जाएंगे तो क्वांटिटी जो है वो रिड्यूस होती जाएगी। देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, यहाँ पर ये क्वांटिटी जो है ए से धीरे धीरे टाइम के साथ साथ यूज़ होती जा रही है और नीचे जाती जा रही है। बी आएगा, देन डी आएगा, उसके बाद अगर यहाँ पर हमारे पास मटेरियल और नहीं होगा तो अल्टीमेटली ये ज़ीरो को हिट करेगी। अब इन क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स को देखें तो ओ से ए तक जो है दैट इज़ योर मैक्सिमम क्वांटिटी। दिस इज़ द मैक्सिमम लेवल, अपर लिमिट, जिससे ज़्यादा की आपकी कैपेसिटी नहीं है। तो दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम क्वांटिटी, दिस इज़ द क्वांटिटी स्टैंडर्ड। तो ए से जो लाइन है जो एक्स एक्सिस से पैरेलल बनी हुई है, दिस इज़ द मैक्सिमम क्वांटिटी लेवल। तो ओ से ए तक दिस इज़ योर मैक्सिमम क्वांटिटी। इसी तरह से ओ से ई इज़ द मिनिमम क्वांटिटी। वेयर इज़ ओ से ई, ये रहा ओ और ये रहा ई। तो ओ से ई तक दिस इज़ योर मिनिमम क्वांटिटी। तो अगर ई से ये पैरेलल लाइन जो है एक्स एक्सिस से, दिस इज़ योर मिनिमम क्वांटिटी। तो ये वाला जो पूरा एरिया है दिस इज़ योर रिजर्व स्टॉक एंड विच इज़ ऑल्सो नोन एज मिनिमम क्वांटिटी। यहाँ पर लिखा भी हुआ है दिस इज़ योर रिजर्व स्टॉक। तो ये जो है वो मिनिमम क्वांटिटी है जो कि आपको इन द केस ऑफ एमरजेंसी वी कैन यूज़ इट। तो दिस इज योर रिजर्व स्टॉक। देन इज ई ए इज योर स्टैंडर्ड ऑर्डर। ई से लेकर ए तक मीन्स वेन एवर यू, मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया था कि स्कूटर में जब आपने पेट्रोल डलवाया तो हमेशा 150 रुपये का डलवाया। तो वेन एवर यू ऑर्डर द क्वांटिटी, ऑर्डर द मटीरियल, ई से ए तक फिल करवाते हैं। तो अगर यहाँ पर मटेरियल जो है पहुँच चुका है, यहाँ पर आपने ऑर्डर जो किया तो वहाँ से आपकी रीफिलिंग हुई, तो दिस इज़ योर मिनिमम जो आपका क्वांटिटी है, वहाँ से मैक्सिमम जो आपकी क्वांटिटी जो आपका जो ऑर्डर है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज़ योर स्टैंडर्ड ऑर्डर। मोस्टली जो है स्टैंडर्ड ऑर्डर इज़ द सब्ट्रैक्शन ऑफ मैक्सिमम क्वांटिटी टू द मिनिमम क्वांटिटी। दोनों के बीच में जो ये वाला जो ऑर्डर है, दिस इज़ योर ए से ई, दिस इज़ योर स्टैंडर्ड ऑर्डर। देन O to B is your ordering point. ये O है एंड दिस इज योर B पॉइंट। तो दिस इज योर ऑर्डरिंग पॉइंट। ऑर्डरिंग पॉइंट का मतलब ये है, यहाँ पर देखिए मटेरियल A से हम टाइम जैसे जैसे बीतता जा रहा है वैसे वैसे मटेरियल का जो आपका इन्वेंट्री जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है आपके स्टोर में, और कम होते होते जब B पॉइंट पर पहुँचेगा, अब इंडिकेशन हो चुका है कि अब अगर मटेरियल आपने ऑर्डर नहीं किया तो आपको जो है उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो है हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब ऑर्डर हमने अपने सप्लायर को बोल दिया कि हमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर हमने बोला, लेकिन जब तक मटेरियल हमारे तक नहीं पहुँच जाए तब तक जो है हम मटेरियल को अल्टीमेटली यूज़ करते जाएंगे और वो धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा। अगर डी पॉइंट तक भी आपका मटेरियल नहीं पहुँचेगा, पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि मटेरियल जो है हमने बी पॉइंट पे ऑर्डर किया और जैसे जैसे वो कम होता रहा, लेकिन यहाँ तक आते आते मटेरियल जो है सप्लायर ने आप तक पहुँचा दिया और आपका जो इन्वेंट्री है दोबारा से रिफ़िल हो गया। बट इन केस सेकंड केस ये हो सकता है कि मटेरियल आपका यहाँ पर नहीं पहुँचेगा, उस कंडीशन में आपका ये जो ग्राफ है और नीचे की तरफ जाएगा। तो इट मीन्स आप रिजर्व स्टॉक यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर।
और अगर किसी वजह से अनफॉर्चुनेटली आपका जो सप्लायर है आपके प्रोमिसेस जो हैं वो फेल हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में वो इट विल हिट द ज़ीरो और आपका प्रोडक्शन जो है वो हॉल्ट कर जाएगा। बट मोस्टली जो है हम ऑर्डर थोड़ा पहले कर देते हैं ताकि रिजर्व स्टॉक यूज़ ना हो और मटेरियल जो है दोबारा से रीफ्यूलिंग हो जाए। तो दिस इज योर ऑर्डरिंग पॉइंट एंड द लास्ट इज योर लीड टाइम, बी डैश डी डैश। बी डैश डी डैश यहाँ पर एल जो लिखा हुआ है, दिस इज योर लीड टाइम। तो जब आपने ऑर्डर प्लेस किया और वहाँ से लेकर जब आप तक ऑर्डर पहुँच गया जहाँ पर कि आपने रीफ्यूलिंग कर ली, तो इन दोनों के बीच का ये जो टाइम इंटरवल है, दिस इज योर टाइम ऑन द एक्स एक्सिस। तो दिस टाइम इंटरवल इज योर लीड टाइम और द प्रोक्योरमेंट टाइम। तो जब आपने ऑर्डर किया एट पॉइंट बी और जब आप तक ऑर्डर पहुंचा एट पॉइंट डी, तो इन दोनों के बीच में ये जो टाइम ड्यूरेशन है, दिस इज योर लीड टाइम। आई होप अब ये समझ में आ चुका होगा। तो दीज आर द 5 क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स। आप जो है इनको अच्छे से समझिए और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से रखिए। ओके, अब हम जो डिस्कशन करेंगे दैट इज़ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि इन्वेंट्री ना तो बहुत ज़्यादा हो जाए ना तो बहुत कम हो। तो हमेशा जो है ये थॉट बना रहता है दिमाग के अंदर कि ज़्यादा भी नहीं खरीदना है और कम भी नहीं होना चाहिए। तो व्हाट शुड बी द एक्चुअल इकोनॉमिक ऑर्डर, कितना हमें ऑर्डर प्लेस करना है विच विल बी इकोनॉमिक। तो इकोनोमाइज़ करने के लिए हमारे पास एक EOQ मॉडल जो है हम उसको फॉलो करते हैं। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज़ वन विच परमिट्स लोएस्ट कॉस्ट पर यूनिट एंड इज़ मोस्ट एडवांटेजियस। एडवांटेजियस किसी भी रीज़न से हो सकती है, मे बी आपका ऑर्डर जो है उसमें आपकी मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट रिड्यूस हो गई हो, आपका बार्गेनिंग पावर आपने जो है उसको यूज़ करके अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस किया हो, तो दैट एडवांटेज कैन बी ऑफ ड्यू टू एनी रीज़न। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है उसका इवेल्यूशन हम 2 कॉस्ट से करते हैं। नंबर 1 इज़ प्रोक्योरमेंट कॉस्ट या परचेजिंग कॉस्ट, जो हम बोल सकते हैं इन द लेमन लैंग्वेज, मीन्स जब जिस कॉस्ट पे आपने परचेज किया। एंड द सेकंड इज़ इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, तो मीन्स इन्वेंट्री को हैंडल करना, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट वी कैन से। तो ये दोनों कॉस्ट को जो है कैलकुलेट करके हम अपना मोस्ट इकोनॉमिक क्वांटिटी को इवेल्युएट कर सकते हैं कि इज़ इट इकोनॉमिक और नॉट। तो अब इन दोनों कॉस्ट को हम इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं कि दोनों कॉस्ट एक्चुअल में है क्या। ओके, तो EOQ मॉडल में हमने 2 कॉस्ट के बारे में बात की। तो पहला जो है दैट इज़ प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, परचेजिंग कॉस्ट, बाइंग कॉस्ट, वट। तो इसमें कौन सी कॉस्ट है? बेसिकली प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है नंबर 1 फ्रॉम द कॉलिंग कोटेशंस। जब आप कोई लेट्स से आपने कोई डेस्कटॉप खरीदना है तो आप जो है मार्केट में जाके कोटेशंस लेते हैं। सब्जी अगर आपने खरीदनी है तो तब भी आप कोटेशंस लेते हैं। एक सब्जी की दुकान पे जाते हैं कि भाई साहब भिंडी कितने की है, दूसरी दुकान पे जाते हैं भाई साहब टमाटर कितने का है। जब वो पूरी कोटेशंस ले लेते हैं आपको पता चलता है कि हाँ यहाँ पर क्वालिटी भी अच्छी है, प्रोडक्ट भी हमें जो है बढ़िया मिल रहा है और कीमत भी कम है। तो वहाँ से जब आप परचेजिंग करते हैं, तो इसी तरह से जो परचेजिंग हम मटीरियल की करते हैं वो भी सेम प्रिंसिपल पर जो है लाई करती है। तो फर्स्ट इज़ कॉलिंग कोटेशंस फ्रॉम द डिफरेंट सप्लायर्स, देन प्रोसेसिंग द कोटेशंस, उनको हम रिलेट करते हैं। उसके बाद जहाँ से हमें परचेजिंग करना है देन वी प्लेस द परचेज ऑर्डर्स। शॉर्ट फॉर्म में हम PO बोल देते हैं कि हमने जो है PO प्लेस कर दिया। तो PO इज़ परचेज ऑर्डर। तो परचेज ऑर्डर प्लेस करने के बाद हम देन फॉलोअप लेते हैं फ़ोन्स पे, मेल्स पे कि हमारा मटेरियल जो है वो आया नहीं आया, हमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। देन जब वो मटेरियल निकल जाता है वहाँ से सप्लायर की तरफ से, देन आफ्टर जब हमारे पास पहुँचता है देन वी रिसीव द मटेरियल एंड देन इंस्पेक्ट इट। ये बड़ा ज़रूरी है। हमने मटेरियल को रिसीव किया, उसके बाद इंस्पेक्शन जो है वो हम करते हैं। ऐसा ना हो कि हमारे पास जो मटेरियल हमने मंगवाया है वही मटेरियल आया है या कोई और मटेरियल आ गया है, और जो आया है वो सेम क्वालिटी का है जो हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट चाहिए, जो कोई टूट फूट तो नहीं हुई। इस तरह की इंस्पेक्शन जो है वो हम करते हैं विद द इंस्पेक्शन टीम। देन इंस्पेक्शन होने के बाद वी वेरीफाई ऑल द ऑर्डर्स, देन पेमेंट ऑफ बिल्स जो है हम पेमेंट कर देते हैं टू द सप्लायर। और उसके अलावा कुछ अदर इंसिडेंटल चार्जेस एट्सेट्रा जो हैं वो हम उसमें इंक्लूड करते हैं। तो दिस टोटल इंक्लूड्स योर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट।
अब इसका प्रोक्योरमेंट कॉस्ट का रिलेशन अगर देखें और क्वांटिटी के हिसाब से, क्योंकि हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट का जो है रिलेशन विद द क्वांटिटी, तो दैट इज़ इनवर्स, मीन्स प्रोक्योरमेंट कॉस्ट विल डिक्रीज एज द ऑर्डर क्वांटिटी इंक्रीजेज। ये बड़ा लॉजिकल है। प्रोक्योरमेंट कॉस्ट में जो हम परचेज़ कर रहे हैं उसकी कितनी कॉस्ट है, कितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं परचेजिंग के लिए। जितना ज़्यादा हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, जितना ज़्यादा हम खरीदेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम बार्गेन कर सकते हैं कि हम इतना ज़्यादा खरीद रहे हैं, आप हमें कीमत कम लगाइए, तो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट विल डिक्रीज ऑटोमेटिकली। ओके, तो अगर आप 2 किलो आलू खरीद रहे हैं तो हो सकता है कि आपको 20 रुपये किलो मिले, लेकिन जब आप 100 किलो आलू खरीदेंगे तो हो सकता है कि वो आपको कम कॉस्ट में 15 रुपये में या 10 रुपये में भी आपको मिल सकता है। तो वो बार्गेनिंग पावर जो है वो आपकी इम्प्रूव हो जाती है। तो जितना ज़्यादा क्वांटिटी होगी उतना ही कम आपका प्रोक्योरमेंट कॉस्ट होगा। तो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी, ऑर्डर्ड क्वांटिटी। सेकंड पॉइंट इज इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, मतलब मटेरियल को हैंडल करना, उसमें कितनी कॉस्ट है। अब इसमें जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जितना जो है आप परचेज़ कर लिया है आपने, अब अगर आपने वो परचेज़ कर लिया है तो आपके पास मटेरियल पड़ा है, यूज़ चाहे हो चाहे ना हो, अगर वो आप नहीं परचेज़ करते तो वो कीमत के ऊपर आपका इंटरेस्ट भी आता, जो कि अब नहीं आएगा। देन स्टोरिंग, हैंडलिंग, स्टोर करने में आपको जो है वेयर हाउसेज में पैसा देना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है। देन उसकी हैंडलिंग जो है बार बार इधर से उधर लेकर जाना, मशीन्स को यूज़ करना, डिवाइसेस को यूज़ करना, रैक्स जो है आपने ऑक्यूपाई की हुई हैं उसमें पैसा जो लगता है। अब कीप ऑफ मटेरियल एंड रिकॉर्ड कीपिंग, वो क्लैरिकल वर्क, उसके लिए एक आदमी रखना पड़ेगा, वो रिकॉर्ड को जो है वो बना के रखेगा, उसको सैलरीज देनी पड़ेंगी। इंश्योरेंस जो है वो आपको करवानी पड़ेगी, जितना ज़्यादा मटेरियल होगा उतनी ज़्यादा आपको इंश्योरेंस कॉस्ट जो है पे करनी पड़ेगी। देन हो सकता है कि मटेरियल जो है डेटोरेशन टेक्स प्लेस, जंग लग गया, ख़राब हो गया, टूट गया, और ऑब्सोलीसेंस, आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, आउट ऑफ फैशन हो चुका है मटेरियल, अब वो किसी काम का नहीं रहा, तो वो सारी कॉस्ट जो है वो इंक्लूड करेंगे। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सारे के सारे जो आपके फैक्टर्स हैं वो हम इंक्लूड करते हैं इन द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। तो ये सारा का सारा मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट में आ गया। अब इसका अगर रिलेशन देखें क्वांटिटी के साथ, जैसे प्रोक्योरमेंट कॉस्ट तो है इन्वर्सली, बट इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑर्डर साइज और द लॉट साइज ऑफ द ऑर्डर क्वांटिटी। क्योंकि जितना ज़्यादा क्वांटिटी हम खरीदेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट होगी, क्योंकि ज़्यादा मटेरियल है, ज़्यादा हैंडलिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, उसका ज़्यादा रख रखाव करना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा क्लैरिकल वर्क बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा इंश्योरेंस देनी पड़ेगी। तो ये सारी जो चीज़ें अगर देखें तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑर्डर साइज। तो इन दोनों कॉस्ट को अगर हम ग्राफ पर देखें, दिस इज एक्स एक्सिस पर देखिए, दिस इज योर ऑर्डर क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी आपने ऑर्डर की है, और वाई एक्सिस पर जो है प्लॉट किया हमने कॉस्ट। अब इन दोनों कॉस्ट को, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट को अगर प्लॉट करें, तो मैंने आपको बताया कि ऑर्डर क्वांटिटी के साथ आपकी जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि जैसे जैसे अगर ये इट इज़ ओरिजिन, तो अगर जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट यहाँ पर देखिए इट इज़ कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। ये अब ज़ीरो को हिट नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि जितना ज़्यादा खरीदेंगे, आपने इनफाइनाइट मटेरियल खरीद लिया तो आपको ज़ीरो अमाउंट में मिलना शुरू हो जाए, दैट डज नॉट मीन। प्रोक्योरमेंट कॉस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली जितना ज़्यादा आप ऑर्डर करेंगे उतनी ही आपकी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कम होती जाएगी ड्यू टू द बार्गेनिंग पावर। बट एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद वो भी जो है वो एक पैरेलल हो जाएगी। इट मीन्स दिस इज़ द मैक्सिमम मिनिमम जो है आपकी रिबेट वी कैन से, तो आपकी उससे ज़्यादा जो है आप नहीं उस कीमत पे कम करवा सकते। तो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट जो है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑर्डर क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी बढ़ेगी उतनी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कम होती जाएगी। तो दिस इज योर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। अब इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट को अगर प्लॉट करें तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो, और जैसे जैसे आपका, क्योंकि ज़ीरो यहाँ पर क्यों है, क्योंकि अगर कोई ऑर्डर नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है, तो देयर इज़ नथिंग जिसको हम जो है हैंडल कर रहे हैं। तो एट ओरिजिन जब कोई मटेरियल नहीं है, देयर इज़ ज़ीरो आइटम, तो यहाँ पर इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट भी ज़ीरो है। लेकिन जैसे जैसे आपका मटेरियल की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, उसको हैंडल करना, उसका रख रखाव करना, इंश्योरेंस,
वो सब बढ़ते, कैरिंग कॉस्ट जो है बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर ये वाली जो लाइन है, दिस इज योर इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। तो ये दोनों चीज़ें देखिए, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट रिड्यूस हो रही है और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो रही है। इन दोनों को अगर हम प्लॉट करें इन द टर्म्स ऑफ टोटल कॉस्ट, इन दोनों का सम करके, तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ये जो हमने ये डॉटेड लाइन अगर आप देख पाएँ, तो यहाँ पर एक डॉटेड लाइन लगाई हुई है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, और ये टोटल कॉस्ट जो है वो यहाँ पर इसको प्लॉट किया है, विच इज़ सम ऑफ दीज टू कॉस्ट। तो ये ग्राफिकल मॉडल है EOQ मॉडल। बाकी इसके बारे में जो हमने पिछले स्लाइड्स में देखा कि EOQ मॉडल जो है दैट इज़ सम ऑफ कैरिंग कॉस्ट एंड प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। तो ओवरऑल जो है EOQ मॉडल और जो हमने क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं, दीज आर बेसिकली फॉर द मटेरियल हैंडलिंग। ओके, तो इसके साथ जो है आपका 5th यूनिट कंप्लीट हो जाता है। बहुत छोटा सा है और लेकिन इम्पॉर्टेंट है।